डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण जी को यानी जेपी साहब को। ये भारतीय राजनीति विचारकों की श्रेणी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल साइंस का कोई सभी एग्जाम हो, कोई सभी पेपर हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे पीजीटी टीजीटी की, बिना इनके वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनसे लगभग एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप चाहे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कोई सभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा आपसे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम लोग लगातार जो भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो श्रेणी है और जो महत्वपूर्ण विचारक हम उनको पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जेपी साहब को पढ़ते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, अगर आपको पीजीटी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अंडर बजट है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और अंडर पॉकेट है। ठीक, तो आइए आज हम लोग जेपी साहब को पढ़ते हैं। और ये याद रखें, ये जो पुस्तक है राजेश मिश्र सर की पुस्तक है, बेहद। और ये पुस्तक आप तभी पढ़ें जब आपने बतौर इनको टेक्स्ट बुक पढ़ चुका है। तो ये जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस का समग्र अध्ययन है, इसमें फुटनोट्स के रूप में लिखा गया है और बतौर रिवीजन के लिए एकदम पर्याप्त है। तो आप लगातार टेक्स्ट बुक पढ़ते रहें, टेक्स्ट बुक के बाद आप ही इसको जरूर पढ़ें। चलिए, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक ग्राम में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनसे टीआरई बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में प्रश्न आ चुके हैं। आप चाहें तो बीपीएससी के पेपर उठा के देख सकते हैं। और फिर से मैं आपसे कहूँगा कि कोई सभी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको क्या कह सकते हैं कि फ्री में मिल रहा है। तो इसलिए बेहद जरूरी है। और पैटर्न भी समझने के लिए कहाँ से, या डिफ़िकल्टी लेवल समझने के लिए कितना डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी आप जारी रख सकते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गाँव में हुआ था और 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण अपने इंटर की परीक्षा को बीच में ही छोड़कर वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन कब शामिल हुए? 1921 में। और जब क्या कर रहे थे उसमें ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। और इनकी जो फेमस रचना है जो आपको कभी भूलना नहीं है, एक तो प्रेजेंट डायरी जो कि 1976 में लिखी गई जब इमरजेंसी लग गई और उनको अरेस्ट कर दिया गया। ये गुजरात से आंदोलन शुरू किए और बिहार में आते आते वो नारा संपूर्ण क्रांति का नारा बन गया जो गांधी मैदान से फेमस है। इन्हीं की वजह से तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। अ प्ले फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी पुस्तक है। टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन ये भी इनकी पुस्तक है। सोशलिज्म सर्वोदय डेमोक्रेसी जो है पुस्तक इन्हीं की है और बेहद फेमस पुस्तक है, तो आप इसको जरूर याद रखें। चलिए, दूसरा समाजवाद की धारणा, इनका एक सिद्धांत है समाजवाद। इनके हिसाब से समाजवाद की क्या धारणा है? तो लोकप्रिय रूप में इन्हें लोकनायक कहा गया। तो लोकनायक इन्हीं को कहा गया है लोकप्रिय रूप में। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी को। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों को विकास क्रम की दृष्टि में 3 खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से खंड हैं? पहले एक तो मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। इनके हिसाब से मार्क्सवादी समाजवाद क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवाद को समाजवाद का एक सिद्धांत माना। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का ही प्रतिपादन हुआ तथा उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। यह भी जयप्रकाश नारायण ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि समाजवाद और मार्क्सवाद सिद्धांत भारत के लिए भी उपयुक्त हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोक नीति में लोक शक्ति जिसको बोलते हैं,
समाजवादी विचारों के दूसरे चरण में जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। इसके तहत जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद के प्रति मत आग्रह का विरोध किया तथा समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या पर बल दिया। तो समाजवाद के समर्थक थे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, न कि वो साम्यवादी या रूस के समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था दूसरी है, वहाँ की ताना बाना सामाजिक व्यवस्था दूसरी है। वो चाहते थे कि जो समाजवाद हो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हो। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को ही वस्तुतः लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद का वास्तविक अर्थ है सामाजिक राज्य व आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो स्वयं गांधीवादी विचारक हैं। फिर गांधीवादी, समाजवादी या सर्वोदय, इनमें क्या विचार है? जयप्रकाश नारायण अंततः मार्क्सवादी से गांधीवादी बन गए। सर्वोदय की जयप्रकाश नारायण की अवधारणा मूलतः 4 बिंदुओं पर केंद्रित थी। क्या थे 4 बिंदुओं? कि साधनों की पवित्रता हो, मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता हो, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति में विश्वास हो और विकेंद्रीकरण हो। ठीक। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदयी समाजवाद नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा और करुणा की शक्ति पर विश्वास करता है। अहिंसा, प्रेम और करुणा की शक्ति के संगठित स्वरूप को जयप्रकाश नारायण ने लोक शक्ति की संज्ञा दी। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय समाज के अंतर्गत समाजवाद के नैतिक पक्ष पर बल दिया है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय समाज एक अहिंसक, शोषण मुक्त, सहकारी समाज का आदर्श प्रस्तुत करेगा। सर्वोदय जो समाज है फिर ठीक उसी प्रकार क्योंकि ये स्वयं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, तो जितने गांधी जी से जो बातें हैं इन्होंने ग्रहण किया और उन्हीं को इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और पूरा जो उनका कहना है कि जो समाज हो शोषण मुक्त हो, सहकारी समाज का होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। आगे देखिए, सर्वोदय समाजवाद की व्यवस्था का आधार प्रतियोगिता नहीं होगा, अपितु यह सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी। ठीक। सर्वोदयी समाज की संरचना जाति या वर्ग पर आधारित नहीं होगी। जयप्रकाश नारायण की रचना वाय सोशलिज्म, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप हमेशा इसको याद रखिए, भूलने की जरूरत नहीं है। वाय सोशलिज्म इनकी एक पुस्तक है। ठीक। इन्हीं की रचना कई बार पूछा गया है। वर्ष 1949 में अपने एक लेख माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित विचार दिए। देखिए, समाजवाद इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है आपके जेपी, क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था या समाजवाद को नए सिरे से उन्होंने परिभाषित किया है, इस वजह से ये फेमस हुए। क्योंकि शुरुआती दौर में मार्क्सवाद से प्रभावित हुए, फिर रूस के समाजवाद से प्रभावित हुए, तो फिर भारतीय समाजवाद से और अंततः ये गांधीवादी विचारधारा में परिवर्तित हो गए। तो इन्होंने जो जयप्रकाश नारायण हैं उनमें जो आपके समाजवाद में क्या बातें परिलक्षित करते हैं, क्या देखिए क्या कहते हैं समाजवाद के अंदर क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती की जाएगी। एक समाजवाद यानी ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती, यानी सभी लोग मिलजुल कर खेती करेंगे। भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व एवं प्रबंधन होना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन पर राज्य का स्वामित्व और प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि ये आम व्यक्तियों की बस की बात नहीं। इस वजह से जो भारी बड़े बड़े उद्योग हैं उन पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए और प्रबंधन होना चाहिए। छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो एसएमईज हैं, यानी जो लघु उद्योग है या छोटे उद्योग हैं या छोटे उत्पादक, उन पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। देखिए, ये जो सब चीज़ों का मिला जुला रूप है मार्क्सवाद का भी और लोकतांत्रिक समाजवाद दोनों का। तो इसी प्रकार जो इनका समाजवाद है विशेष है। जयप्रकाश नारायण का जन्म मानववाद, देखिए कि जयप्रकाश नारायण ने मानव के स्वभाव की संतुलित व्याख्या की है। उनकी धारणा थी कि मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा नहीं है। उनके अनुसार मानव का स्वभाव प्रकृति प्रदत्त तत्वों और सामाजिक कारकों से मिलकर निर्धारित होता है। जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो केवल व्याख्या करते हैं केवल अच्छा या बुरा के रूप में, इन्होंने केवल अच्छा और बुरा के रूप में नहीं किया, बल्कि क्या उनका सामाजिक कारकों से मनुष्य का स्वभाव निर्धारित होता है। अतः मनुष्य में अच्छा और बुरा बनने की संभावना एक साथ विद्यमान रहती है। जयप्रकाश नारायण ने मानव स्वभाव को कोई ऋण तत्व नहीं माना। उनके अनुसार मनुष्य के स्वभाव व आचरण को प्रयासों के माध्यम से बदला जा सकता है।
जयप्रकाश नारायण ने मानव केंद्रितता को किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का मानदंड माना है। उन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था तथा औद्योगिक सभ्यता के इस आधार पर विरोध किया कि व्यवस्थाओं में मनुष्य को एक यंत्र मात्र बना दिया है तथा मनुष्य को उसकी सृजनात्मक शक्ति के वास्तविक आनंद की अनुभूति से वंचित कर दिया है। जयप्रकाश नारायण का दृढ़ मंत्र था कि धर्म, विचारधारा, राज एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को साध्य माना जाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात क्या है, सब चीज़ें किसके लिए होनी चाहिए, मनुष्य के लिए होनी चाहिए, जो मनुष्य वो साध्य होनी चाहिए, न कि राज्य। जयप्रकाश नारायण ने मानव की केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए भी मानव का समुदाय से पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। मानव का जो भी अस्तित्व है उस समुदाय में है, मानव समुदाय से अलग रह के उसका अस्तित्व किसी प्रकार का संभव नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने मानव की आत्मा की स्वतंत्रता तथा आत्म साक्षात्कार को ही मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु स्वीकार किया है। जयप्रकाश नारायण द्वारा संसदीय लोकतंत्र की आलोचना दलहीन लोकतंत्र के समर्थक हुई। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ध्यान से सुनिए कि जो जयप्रकाश नारायण है वो संसदीय लोकतंत्र की को अस्वीकार करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ठीक, तो उसके स्थान पर उन्होंने दलहीन पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की। ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दलहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन है। ठीक, कि जितने भी मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, कहीं के भी आप जरा देख लीजिए, ये प्रश्न ना आया हो या आपसे इन प्रश्नों का आपसे आमना सामना न हुआ हो। चलिए देखते हैं दलहीन लोकतंत्र क्या है। कि जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे, किंतु वे लोकतंत्र की पश्चिमी धारणा तथा संसदीय शासन प्रणाली के कटु आलोचक थे। तो जेपी साहब हैं लोकतंत्र के समर्थक तो हैं, लेकिन वो पश्चिमी जो इंग्लैंड या जो वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी उसके कटु आलोचक थे। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की धारणा को लोकतांत्रिक अल्पतंत्र की संज्ञा दी और दलहीन लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। जो पश्चिमी यानी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो का मतलब कि ओलिगार्की है, अल्पतंत्र है, एलिट्स तक केवल सीमित है, इसलिए उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की है, यानी दलहीन लोकतंत्र की का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक धारणा की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर की है कि उसमें व्यक्ति की सामाजिक स्वभाव की उपेक्षा की गई है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र का मूल दोष यह है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया जाता है। यानी संसदीय प्रजातंत्र का मूल दोष क्या है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर, यानी केवल उसकी व्यक्तिगत भूमिका है, बाकी उसको सार्वजनिक या जो अन्य समुदाय से संबंधित है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी केवल मतदान करने तक सीमित हो जाती है। यानी देखिए कितनी बड़ी बात कि आप भी अनुभव करते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें केवल व्यक्ति का काम इतना है कि वो वोट दे बस, अब फिर 5 बार वोट दे, उसका कोई काम नहीं, क्योंकि जिसकी भी सरकार बदल जाती है तो व्यक्ति गौण हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने इस संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय शासन वस्तुतः अल्पमत का शासन होता है, कहने के लिए बहुसंख्यक का शासन है। संसदीय लोकतंत्र वास्तव में ये अल्पमत का शासन होता है, क्योंकि कुछ ही लोगों के बहुमत से सरकारें बनती हैं और जो लोग शासन करते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, उन्हीं की अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था नियम कानून बनते हैं और बहुसंख्यक जनता पे थोपे जाते हैं। ठीक, तो उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाला प्रणाली बताया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष उसमें विद्यमान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, यानी जो पावर के सेंट्रलाइजेशन होता है उसी की सबसे बड़ी कमी कहते हैं, आलोचना करते हैं वो। तो अगला देखिए, उन्होंने दल व्यवस्था को भी संसदीय लोकतंत्र का एक बड़ा दोष माना है, क्योंकि दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने दलीय हितों को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वो दलहीन लोकतंत्र की या पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को विकृत और खर्चीला बताया है। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की संकल्पना, फिर से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको खबर लग जाए। अगर आप बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें तो यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें आपको तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं और सॉल्व पेपर हैं और
जो 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिलेंगे और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। याद रखिए केवल एमसीक्यूज की बात करें, थ्योरी की बात हम लोग नहीं कर रहे। ठीक, चलिए, तो आप अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अंडर बजट अंडर पॉकेट है, बहुत सस्ता है। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की संकल्पना क्या है कि जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की संकल्पना में लोकतंत्र को शासन की एक संस्थागत व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों की एक व्यवस्था माना गया है। उनके अनुसार ये नैतिक अपेक्षाएं लोकतंत्र से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य नैतिक अपेक्षाएं क्या अपेक्षाएं निम्नलिखित, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नैतिकता है, कौन कौन सी नैतिकता होनी ही चाहिए। जनता को लोकतंत्र के लिए नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए। आवश्यकताओं का परिसीमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवश्यकताएं, उनका जो आवश्यकताएं एक तो अनंत होती हैं, बस उनका परिसीमन यानी उसको सीमित किया जाए, कम किया जाए, ताकि व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें, जो सभी का सम्मान, सभी का विकास हो सके। और स्वतंत्रता के साथ दायित्व की भी व्यवस्था। अगर आपको हम स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आपके दायित्व या कर्तव्य की बात करें। एक तरफ यदि आप अधिकार की डिमांड करें तो आपके पास कर्तव्य भी होने चाहिए, तभी देश का विकास होगा। साथ ही आर्थिक न्याय, सबको कम से कम रोजी रोटी की व्यवस्था हो, कोई गरीब ना हो, इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेच सके या उसकी मानव गरिमा का आहत हो। ठीक, इसलिए आर्थिक न्याय की बात करते हैं। और सामाजिक क्रांति इस संदर्भ में जो तमाम सामाजिक वृत्तियाँ, जाति व्यवस्था या जो आपका शोषण की प्रवृत्ति है उसको उसमें सुधार लाने के लिए क्रांति की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए जयप्रकाश नारायण की सामुदायिक लोकतंत्र यानी लोक स्वराज क्या है या उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो जो उनका सामुदायिक लोकतंत्र है उसको देखिए। भारत के लिए सामुदायिक प्रजातंत्र को उन्होंने एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली माना। उनकी संकल्पना मुख्यतः 3 प्रेरणाओं पर आधारित है। कौन कौन सी 3 प्रेरणाएं हैं वो? प्रेरणा कौन कौन सी हैं कि राज व्यवस्था की प्राचीन भारतीय परंपरा, मानव की मूलभूत सामुदायिक प्रवृत्ति, आवश्यकता के आधार की व्यापकता। सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना क्या है कि सामुदायिक लोकतंत्र की संकल्पना में मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति को आधार बनाया गया है। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की पंचस्तरीय संरचना का सुझाव दिया जो निम्नलिखित है। तो पंचस्तरीय संरचना क्या है सामुदायिक लोकतंत्र की, यानी 5 स्तर क्या है। प्रारंभिक स्तर पर सर्वोच्च निकाय ग्राम सभा होगी, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालिका पंचायत समिति होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यपालिका होगी, प्रांतीय स्तर प्रांतीय सभा होगी और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा होगी। आपसे ये पूछा जाता है, उनका वर्गीकरण ये पूछा जाता है आपसे, खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें जरूर पूछा जाता है आपसे। राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक, राष्ट्रसभा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी जो राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये तमाम वो अपने व्यवस्था की बात करते हैं, किस प्रकार का शासन होगा उसमें ये बात करते हैं। सामुदायिक लोकतंत्र की बात करते हैं। सामुदायिक प्रजातंत्र की आर्थिक संरचना किस प्रकार होगी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार आर्थिक नियोजन, उत्पादन और वितरण के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सकती है। यानी आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ, आर्थिक प्रजातंत्र का मतलब ये हुआ कि सभी को अर्थ के क्षेत्र में मतलब धन दौलत या पैसे या उनकी जो आर्थिक कैपेबिलिटी है यानी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी हो, कम से कम सबको उसमें समानता हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो, कोई ज़्यादा अमीर ना हो। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से देखिए कि जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। तो कब की संपूर्ण क्रांति की, टोटल रिवॉल्यूशन की बात कौन करते हैं तो जेपी करते हैं। कब? 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति और समाज दोनों में सर्वाधिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य होगा। संपूर्ण क्रांति में व्यक्ति यानी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों में सर्वाधिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति के मामले में कि व्यक्ति कार्यशील बने, उनकी कार्य क्षमता में विकास हो और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उसमें तमाम कुरीतियाँ रूढ़ियाँ उनको समाप्त किया जाए, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, ये उनका मानना था।
जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति की धारणा का उद्देश्य विद्यमान विकृत व्यवस्था को समाप्त करना है। जो तमाम समाज में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो तमाम समाज में जाति व्यवस्था थी या जो ऊंच नीच का क्रम है और समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है, आपस में द्वेष है, उसी को समाप्त करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की परिधि में निम्नलिखित 7 आयामों की को शामिल किया। कितने संपूर्ण क्रांति कितने आयाम? तो 7 आयाम की बात करते हैं, 7 डायमेंशंस की बात करते हैं। तो किस क्षेत्र में आपको क्रांति लानी होगी? तो एक तो समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, वैचारिक व्यवस्था में भी, और नैतिक अथवा आध्यात्मिक क्रांति की भी बात करते हैं, और साथ ही आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति की बात करते हैं। फिर जयप्रकाश नारायण ने मानव के ऐसे दृष्टिकोण की कल्पना की जयप्रकाश नारायण ने मानव के ऐसे दृष्टिकोण की कल्पना की जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक माना जाए, किंतु मनुष्य उन भौतिक वस्तुओं को स्वयं में साधन न माने, अपितु एक आध्यात्मिक लक्ष्य की चेतना उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा इच्छा को मर्यादित करे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सामाजिक आयाम के अंतर्गत ऐसे समाज की रचना के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसमें छुआछूत, बुरे रिवाजों तथा जातिवाद का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति के शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत उन्होंने विद्यमान शिक्षा प्रणाली को सड़ी गली और निकम्मी प्रणाली की संज्ञा दी। देखिए कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने शिक्षा के सारे तंत्र को इस आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई जिससे उसका सीधा संबंध देश की समस्या से स्थापित हो सके। संपूर्ण क्रांति के आर्थिक आयाम के अंतर्गत उनके अनुसार आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य का सुख और आरोग्य होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा न्यूनतम जीवन की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति के राजनीतिक आयाम के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण ने राजशक्ति और लोक शक्ति की निर्णायक प्रतिष्ठा को आवश्यक बताया। उन्होंने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का सुझाव दिया जो राजनीति को मानव कल्याण की साधना का माध्यम बना दे। संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत भारत की मूलभूत मानवीय और आध्यात्मिक परंपरा पुनः प्रतिस्थापित या प्रतिष्ठित की जाएगी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सामाजिक क्रांति केवल अहिंसात्मक साधनों से ही संभव है। वो हिंसात्मक साधनों की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो स्वयं गांधीवादी हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के को सतत रूप में चलने वाली एक प्रक्रिया बताया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का जयप्रकाश यानी जेपी जयप्रकाश नारायण का जो भारतीय राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारक के रूप में हमने इनको पढ़ा। एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का, जिसको हमने आज कवर कर लिया। और आगे हम राम मनोहर लोहिया जी को देखेंगे, वो भी आपके क्रांतिकारी भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें उनसे भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी किसी भी एग्जाम में खासकर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पूछा जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।